दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ी दिलचस्प खबर एक सामने आई है। अचानक से स्मृति ईरानी अब चर्चाओं में वापस आ गई हैं और चर्चाओं में इसलिए क्योंकि अभी उनके पास एक ऐसा पद उनको मिल गया है जिसके बाद और जोर शोर से चर्चा हो रही है। अभी तक स्मृति ईरानी जो काम कर रही थी वो बड़े बड़े मंत्रालयों का कार्यभार देख रही थी, लेकिन अमेठी से जैसे ही उनकी रुखसती हो गई, वो भी बहुत आपने देखा किस तरह की रुखसती हुई। उसके बाद से स्मृति ईरानी ठंडे बस्ते में इंतजार कर रही थी कि कौन सा मौका उन्हें मिलेगा। कई लोगों ने तो ये तक चर्चाएं कर डाली थी कि स्मृति ईरानी को अध्यक्ष पद मिल सकता है बीजेपी का, लेकिन ये चर्चाओं में काफी ऐसे ही बुलबुला था और ये अक्सर ज्यादातर वरिष्ठ लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो बड़ी दिलचस्प है। देखना ये है कि स्मृति ईरानी को यहाँ प्रमोशन मिला है या डिमोशन मिला है, क्योंकि स्मृति ईरानी अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में काम करेंगी। जी हाँ, खबर आप तक पहुंची भी होगी कि नृपेंद्र मिश्रा, जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत खास अधिकारी हैं पीएमओ के, उनको भी एक्सटेंशन मिल गया है, वो भी उस टीम में है। और फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर को भी इसमें लिया गया। अब शेखर कपूर उसमें क्या करें ये बात करते हैं और समझेंगे इस पूरी कहानी को वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी के साथ। और मुकेश जी हमें बेहतर ये बता पाएंगे कि किस तरह से स्मृति ईरानी इस मामले में मतलब पास हो रही है, फेल हो रही है, डिमोशन मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, क्या है ये? मतलब उनका कद बढ़ गया है क्या? तो कितनी बार मंत्रालयों में रहने के बाद में अब वो एक टीम का हिस्सा है, वो भी मोदी की टीम का। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि वो तो एक हारी हुई सांसद है ना मुकेश जी। ये सवाल कद बढ़ने का या घटने का नहीं, सवाल स्मृति ईरानी की मैदान में और वो भी सुर्खियों में वापसी का ज्यादा है। क्योंकि अमेठी की हार बहुत बुरी हार थी। वो राहुल गांधी के जो काम के लिए काम देखते थे, उनका कार्यालय संभालते थे, उनके हाथों अमेठी में उनको पराजित होना पड़ा। और लगता ये था कि अब उनका भविष्य काफी अंधकारपूर्ण होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी वापसी है। और इससे पहले मैं आपको एक याद दिलाऊं कि स्मृति ईरानी का एक पॉडकास्ट आया था। उस पॉडकास्ट में उन्होंने गाहे बगाहे राहुल गांधी की भी तारीफ करनी शुरू कर दी थी। कहा था कि वो एक डिफरेंट तरह की राजनीति कर रहे हैं, आप माने ना माने, वो उनकी राजनीति के अब टेकर्स हैं। वो इंटरव्यू बहुत प्रचलित भी हुआ, बहुत सुर्खियों में भी आया और लगा कि वो अपनी नाराजगी पार्टी से जाहिर कर रही हैं। उसके तुरंत बाद से स्मृति ईरानी को मेन स्ट्रीम में रखने की जो कोशिशें हुई हैं, उसके तहत मुझे लगता है कि अब जो पीएम संग्रहालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्मृति ईरानी की वापसी है, वो बहुत बड़ी वापसी है। वो इस वजह से कि इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगुवाई स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। इसके वाइस चेयरमैन राजनाथ सिंह हैं और उनके सबसे बड़े कॉन्फिडेंट नृपेंद्र मिश्रा उसमें हैं। जी, पूर्व मैं जनरल चाहूंगी आप नृपेंद्र मिश्रा के बारे में भी कुछ बताएं ताकि लोगों को समझ में आए कि जिसमें स्मृति ईरानी है, नृपेंद्र मिश्रा है और यहाँ पर शेखर नृपेंद्र कपूर मिश्रा तो सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी के अपने दाएं बाएं हाथ थे और हैं भी। वो जिसको कार्यकाल पूरा हो जाता है या रिटायरमेंट आ जाता है, तो एक ऐसी जगह पर पीएम मोदी की टीम उनको बैठाती है जो सीधे मोदी के संपर्क में रहे। जैसे नृपेंद्र मिश्रा को जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे पीएमओ में, उसके बाद उनको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जो कमेटी बनी उसमें लिया गया और उन्होंने सारा काम राम मंदिर के निर्माण का मॉनिटरिंग खुद नृपेंद्र मिश्रा ने की। वहां से उनको पीएम संग्रहालय में भेजा गया। यानी कि बहुत कॉन्फिडेंट लोग ही जो नरेंद्र मोदी के हैं वो पीएम संग्रहालय का में रखे गए हैं। नृपेंद्र मिश्रा के अलावा जो पूर्व जनरल हैं सैयद अता हसनैन, वो भी उस कमेटी में शामिल हैं। और आपको याद दिला दूं कि संजीव सान्याल, जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी है, उसके सदस्य हैं। सान्याल को भी रखा गया है। इसी तरह नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन राजीव कुमार उसमें है। तो उस ऐसी कमेटी में स्मृति ईरानी को बैठने का, उसमें शिरकत करने का मौका दिया गया है। तो बेशक ये उनकी सियासी किस्मत चमकने का ही एक उदाहरण है। इस बीच में चर्चा तो ये भी है कि दिल्ली में भी उनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन फाइनली अब लग रहा है कि भाजपा उनको छोटी या विधायक
के रूप में ना चुनाव लड़ा करके वो प्रधानमंत्री के संपर्क वाली कमेटी में रखना चाहती है। हारी हुई सांसद हैं मुकेश जी, सवाल ये है क्या करेंगे मोदी की टीम में? सवाल देखिए, मोदी जी चुनाव में उनके लिए प्रचार करने भी नहीं गए थे। चुनाव में जब उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जीत हासिल की थी, तब भी शायद स्मृति ईरानी ने कहा था कि मैं अपने आप ये चुनाव लड़ लूंगी, और वो चुनाव जीती, उसका रिवार्ड भी उनको मिला। हारने का भी जो माइनस हो सकते हैं वो सभी के सामने थे, लेकिन उस हार को पीछे छोड़ देना, फिर से खड़े हो जाना, ये स्मृति ईरानी में एक जो पॉलिटिकल एनर्जी है और उनकी जो खूबी है कि वो किसी भी हार को फाइनल हार राहुल नहीं गांधी मानती की हैं। तारीफ भी कर चुकी हैं वो, राहुल गांधी की तारीफ भी कर चुकी हैं वो। दरअसल राहुल गांधी की तारीफ उन्होंने बहुत सटल वे में की थी, और उस पूरे इंटरव्यू को अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने तो जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपने आपको कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं हाड़ मास का पुतला हूँ, मुझे माँ गंगा ने पैदा किया है। उसके बाद से कांग्रेस ने उनको बायोलॉजिकल पीएम बताना, नॉन बायोलॉजिकल पीएम बताना शुरू कर दिया था। उसी इंटरव्यू में बहुत सटल वे में स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो एक इंसान ही हैं, उनको भी दुख होता है, उनको भी दर्द वैसे ही होता है। उनका वो रेखांकित ये कर रही थी कि वो इंसान ही हैं। ये एक तरह से खुद प्रधानमंत्री जो कह रहे थे कि मैं इंसान से ऊपर हूँ, अब तो वो भी नॉन इंसान मान बायोलॉजिकल रहे हैं। हूँ। अब तो उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया मैं देवता नहीं मनुष्य हूँ। बिल्कुल। तो हो सकता है अपने शब्दों को वापस ले तो विचारों को भी ले लिया हो, शायद इसी के चलते स्मृति ईरानी को भी जगह मिल गई है यहाँ पर। मुझे लगता है कि वो एक एक इतनी कद्दावर नेता जो प्रधानमंत्री के बहुत संपर्क में रही हो और केंद्रीय मंत्री रह चुकी हो, उसको बगावत के लिए ना मजबूर हो जाए, पार्टी ने मुझे लगता है कि इसका ख्याल रखा है, क्योंकि अगर इस स्तर के नेता किसी बगावत के स्वर में बोलने लग जाएं तो वो बहुत अच्छा नहीं होता। उनको अपने पास बना के रखना ही किसी भी नेता या किसी भी पार्टी के लिए बेहतर होता है। फाइनली उनकी इस योग्यता की कद्र की गई है, और वो प्रधानमंत्री संग्रहालय में ठीक नरेंद्र मोदी के साथ काम करेंगी। और मैं बता दूं आपको, इस कमेटी के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, वो कल्चर मिनिस्ट्री के हैं, वो सेक्रेटरीज कल्चर, कॉमर्स के हैं, और उसके साथ कई बड़े विभागों के सेक्रेटरीज इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। यानी कि स्मृति ईरानी को इन सारे सेक्रेटरीज के पास बैठने का, उनके संपर्क में आने का मौका मिलेगा। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी वापसी कह सकता हूं मैं। करता क्या है ये प्रधानमंत्री संग्रहालय की एक कमेटी, करेगी क्या? प्रधानमंत्री संग्रहालय का जो डे टू डे वर्किंग है तो वो तो उनके ऑफिस संभालता है, लेकिन जो नीतिगत फैसले लेते हैं वो प्रधानमंत्री संग्रहालय की कमेटी करती है। लेकिन ये पोस्ट इसलिए नहीं होती है कि वो कोई बड़े फैसले करती हैं, वो आपके लीडर की चॉइसेस बताती हैं। वो बताती हैं कि ये कितना जो इसमें सदस्य हैं वो कितने करीबी हैं जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं, जो प्रधानमंत्री के स्तर का व्यक्ति है, उन और जो संग्रहालय में जा चुके हैं प्रधानमंत्री के, उनको मैनेज करने के लिए कोई काउंसिल है, तो वो एक एक तरह की जो सुप्रीम काउंसिल हुआ करती है उसमें उनको स्थान दिया जाता है। सीधी कोई भाषा बहुत में कहा जाए तो देखने को तो ये प्रधानमंत्री संग्रहालय टीम है, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनका जो संग्रहालय है, म्यूजियम जो है, उसमें क्या दस्तावेज हैं, किस तरह से रखे जा रहे हैं, पुरानी सारी चीजें, ये सब। अब इस काम के लिए तो नृपेंद्र मिश्रा, स्मृति ईरानी, शेखर कपूर या उन तमाम लोग की जरूरत नहीं हो सकती जो आप बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मुखौटा है। देखा जाए तो ये मोदी की टीम है, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, ये मोदी की टीम मोदी है, और स्ट्रैटेजिक टीम है, आप ये कह रहे हैं। हाँ, इसको स्ट्रैटेजिक। ये सिंबॉलिक टीम है। जैसे कि नीति आयोग बहुत कुछ नहीं करता, लेकिन उसमें जो मेंबर्स हैं वो भारत के नीति नियामक हैं, या इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, वो उस भारत की
आर्थिक नीति के संचालक नहीं, लेकिन सीधे टीम मोदी के पास बैठने वाले लोग हैं ये लोग। तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो स्मृति ईरानी को ठीक अपने संपर्क तो में दफ्तर कहाँ जाएंगी काम वो? करने का अवसर दिया है। पीएम हो जाएंगे स्मृति ईरानी अपने दफ्तर? नहीं, वो तो मीटिंग पर की आवश्यकताओं पर डिपेंड करता है, लेकिन एक संकेत जरूर है कि देश का प्रधानमंत्री जिस कमेटी का को अगुवा कर रहा हो, उसमें एकदम डायरेक्ट जो लोग हैं वो उनके टच में रहने वाले लोग हैं, उनके उनके करीबी लोग हैं। ये एक संकेत है। तो स्मृति ईरानी का अब आवाजाही जो है वो ज्यादातर पीएम आवास और उनके कार्यालय पर होगी। वो तो पहले से ही रही है, उसमें किसी को टीम मेंबर बनने की आवश्यकता नहीं होती है। वो प्रधानमंत्री कार्यालय जा सकती हैं, वो नहीं, लेकिन एक तमाम सांसद और विभागों एक में भी जा मंत्री सकती अक्सर हैं। अपने काम मेरे में को तो बिजी सुनने होते में आ हैं। रहा है कि स्मृति ईरानी को अब पार्टी में भी एक बड़ा पद दिया जा सकता है, जैसे कि उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। इस पूरी टीम से अनुराग ठाकुर को पीएम संग्रहालय से हटाया गया है। मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर भी अब पार्टी में भेजे जाएंगे, जनरल सेक्रेटरी बनाए जा सकते हैं। ऐसे लोगों की वो टीम बन रही है भाजपा में, जो नए अध्यक्ष के नीचे काम करेगी और बहुत कद्दावर और बहुत वोकल लोगों की टीम होगी। ये संकेत मिल रहे हैं। अच्छा, मतलब कद्दावर और एक वोकल। एक एक वो समय था जब अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारामन जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम में हुआ करते थे, जनरल सेक्रेटरी, प्रवक्ता। वो दिनों की वापसी करने की योजना बीजेपी की है। ओके, तो अच्छे वक्ता हाथ से ना निकल जाएं, उनका एक पूरा अच्छे वक्ता, फोकस प्रवक्ता, बनाया अच्छे जाना चेहरे, मीडिया से अच्छा संपर्क करने वाले लोग और है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में डैमेज कंट्रोल करने में सक्षम नेता ये हम्म। पार्टी में लिए जाएंगे। अच्छा, लेकिन मतलब कुल मिलाकर के अभी स्मृति ईरानी को रोका जा रहा है क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजीज उनके काम तो नहीं आई। मेरे कहने का मतलब पूरी बातचीत में ये रहा है कि उनकी स्ट्रैटेजीज उनके काम नहीं आई कि वो अमेठी की वो सीट निकाल लेती जिसके दावे पर उन्होंने अच्छे खासे बड़े मंत्रालय पाए थे। तो उस सिचुएशन में जैसा आपने कहा कि ये कोई बगावत ना कर दें, इसके लिए इनको ऐसे पद दिए जा रहे हैं जिससे कि वो बनी रहें और पीएम के करीबी संग्रहालय की जो ये कमेटी है, इसमें लगभग बहुत बड़े लोग पहले रहे हैं। आप थोड़ा-सा बता सकते हैं और कौन-कौन, जैसे आपने बताया कि अनुराग ठाकुर भी अब इससे रिलीज़ होकर के जनरल सेक्रेटरी के पद पर जा सकते हैं, और कौन रहे हैं इस पदों पर? देखिए, मुझे लगता है कि ये पहली बार है। पिछली बार तो इनफॉर्मली ये कमेटी बनी थी और नोटिफिकेशन भी नहीं आया था। 2016 में जो प्रधानमंत्री संग्रहालय का जो गठन हुआ, नहीं तो वो नेहरू प्लेनेटोरियम ही हुआ करता था, नेहरू जी के लिए ही वो समर्पित था। लेकिन उसके बाद इसका एक विधिवत उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदला गया। उस दिल्ली की एक शान के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है और अगर आप देखें तो इस समय तो वर्तमान प्रधानमंत्री का भी उन्होंने गैलरी जोड़ दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 बड़े कामों को दर्शाया गया है। तो ये कमेटी में अनुराग ठाकुर रहे हैं और जो इंदिरा गांधी कला जो आईजीएनसीए के अध्यक्ष थे, राम बहादुर राय, जो संघ के बहुत बड़े जी, करीबी व्यक्ति थे, वो जी। अभी तक इस कमेटी में रहे थे। तो ये कमेटी बहुत छोटी कमेटी नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री की बहुत चॉइस होती है और वो उनके बहुत करीबी लोग होते हैं। जी, यानी कि इस कमेटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट करके डेवलप किया है। ये स्टार टीम है जो सोचने समझने, नीतियों, नियामकों की और उनको सलाह देने वाले लोगों की एक टीम हो सकती है, वो है। और उसमें तरह-तरह के रिप्रेजेंटेशन हैं, क्योंकि अगर आप जनरल अता हसनैन को भी देखें तो वो कश्मीर को बहुत अच्छे से समझते हैं, अफ़गानिस्तान के वो बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, पाकिस्तान मामलों के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, उनको शामिल करना, संजीव सान्याल को शामिल करना, ये बहुत सिंबॉलिक नहीं है, लेकिन इतना तो है कि ये पीएम की कोर टीम है और उस कोर टीम में कोई भी शामिल होकर अपने आप को गर्व महसूस करेगा। मतलब 15 अपने देश के 15 प्रधानमंत्रियों से ज्यादा ये पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनेंगे अनऑफिशियली। ऑफिशियली ये
इस संग्रहालय के लिए डेडिकेटेड किए गए हैं इन पदों पर। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि स्मृति ईरानी की वापसी इस तरह से, और जैसा आप कह रहे हैं कि बड़ा पद भी उन्हें मिल सकता है, तो ये अपने आप में दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे अपने उन लोगों को साथ अब रोक के रखना पड़ेगा जो जानते हैं मोदी जी कि ये अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनारस की सीट ही बड़ी मुश्किलों से निकली, तो रियायत थोड़ी अमेठी से इस वक्त मतलब स्मृति ईरानी को भी थोड़ी इस सिचुएशन में मिल सकती है, लाजमी है, थोड़ा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुकेश जी, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।